नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से बताएंगे। सबसे बड़ा सवाल दिन भर पूछा गया कि क्या लॉकडाउन लग रहा है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात स्पष्ट कर दी। कोरोना के मामले जहां ज्यादा हैं वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी। राज्य में स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। मास्क को लेकर प्रदेश में विशेष अभियान चलेगा। फिर कोरोना ने बढ़ाई चिंता। भोपाल, इंदौर में फिर बढ़े संक्रमित। नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन होगी सख्ती। मध्य प्रदेश में फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। इसे लेकर सीएम शिवराज ने अहम बैठक ली, जिसमें लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही जारी रहेगी, औद्योगिक संगठनों पर कोई बंदिश नहीं होगी, श्रमिकों के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई उपाय किए जाएंगे, जैसे स्कूल कॉलेज खोलने पर फिलहाल ब्रेक लगा रहेगा। साथ ही शादी सम्मेलन में सीमित लोग शामिल होंगे। प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता लागू की जाए। मास्क को लेकर पुलिस 30 दिन तक विशेष अभियान चलाएगी और मास्क नहीं पहनने पर सख्ती से जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जिले के कलेक्टर इन बैठकों को आयोजित करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आने वाले समय में विवाह में या अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में कितनी संख्या शहर में रहेगी, कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला करेंगे। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में भी खाने के लिए मशहूर 56 दुकान की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। 56 दुकान एसोसिएशन ने अब बाजार बंद करने का समय रात 9 बजे तय कर दिया है, जबकि पहले रात 12 बजे तक 56 दुकान पर रौनक देखने को मिलती थी। आज इन्होंने ये पहल की है कि अब 56 रोज 9 बजे अपने आप बंद कर देंगे। मुझे लगता है उससे पूरे शहर में भी एक मैसेज जाएगा और साथ ही साथ दूसरे व्यापारियों के लिए भी एक मार्गदर्शन मिलेगा कि हम हमारे शहर को कैसे बचा सकते हैं। दैनिक कार्यक्रम में हमारे कि 9 बजे जाना है, उसके बाद में नहाना धोना खाना, और आम जनता भी अपने समय से घर पे लग जाए, उसको सोचते हुए हमने बाजार को 9 बजे बंद करने का निर्णय लिया है। बढ़ते संक्रमण के बीच कई जगह लापरवाही भी देखने को मिल रही है। देवास में स्वास्थ्य विभाग परिसर में बिना परमिशन के सैकड़ों लोगों की दावत की जा रही थी, जिस पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं एक्सिस बैंक में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। मैनेजर समेत 17 कर्मचारी पॉजिटिव होने के बाद 7 दिन के लिए बैंक बंद करने की नौबत आ गई। मैंने अपने कार्यालय से कर्मचारी को वहां पर भेजा है और बस भी क्या है उसकी जानकारी ले रहा हूं। जानकारी लेने के पश्चात जो नियमानुसार कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। 17 मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए हैं और बैंक मैनेजर को भी पॉजिटिव, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। उन्हीं को होम आइसोलेशन किया गया है और उनको दवाई और किट्स उपलब्ध करा दिए गए। ठंड के सीजन में बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि नए निर्देशों और गाइडलाइन का लोग कितने सख्ती से पालन करते हैं और इन उपायों से कब तक कोरोना काबू में होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का जल्दी ही ऐलान कर सकती है। कार्यकारिणी को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने आज दिन भर मंथन किया। इस दौरान संगठन में काम करने के इच्छुक कई दावेदारों से मुलाकात की गई है। VD शर्मा की टीम में 10 उपाध्यक्ष और 10 प्रदेश मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को जगह मिलना तय है, लेकिन इमरती देवी, उनका क्या होगा, इसे लेकर फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ। VD शर्मा की सिंधिया के साथ 18 नवंबर को दिल्ली में पहले दौर की बैठक इस पर हो चुकी है। दोनों नेताओं की 19 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज के सामने और साथ में एक बैठक होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के गोंदिया में रुकने के बाद ये बैठक नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्वकालिक संघ के प्रचारक VD शर्मा की नियुक्ति के बाद अब बीजेपी संगठन में संघ की झलक दिखाई पड़ेगी। बीजेपी संगठन संघ की तर्ज पर काम करता दिखेगा। इसके लिए बीजेपी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर अपने नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर तैयार करेगी और उन्हें पार्टी के लिए समर्पित रहने की ट्रेनिंग देगी। बीजेपी संगठन में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
करीब 4000 युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी हो रही है। प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं, जिन्हें प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसमें संघ की पृष्ठभूमि से आए बीजेपी के बड़े नेता प्रशिक्षण लेकर 25 नवंबर से मंडल स्तर पर आगे लोगों को प्रशिक्षण देंगे। बीजेपी संगठन में बदलाव संघ की कार्यपद्धति के आधार पर लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सदैव प्रयास रहता है कि कार्यकर्ता जो होता है वो हरफन मौला भी होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हर कार्य पद्धति में भी उसकी हस्तता होना चाहिए। इसमें जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं और जो प्रशिक्षण देने जाते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा तालमेल बनता है कि ऐसे कई लोगों का सिलेक्शन उसमें हो जाता है जो बाद में आपको बड़े पटल पर दिखाई देते हैं। संघ के माध्यम से ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज भी जो है उनका जो संगठन मंत्री होता है वही भारतीय जनता पार्टी को चलाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के मातृ संगठन आरएसएस से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। पहले नागपुर मुख्यालय में संघ पदाधिकारियों से मुलाकात, फिर भोपाल में संघ दफ्तर संविदा में सिंधिया के जाने के पीछे कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि संघ से नजदीकी के जरिए सिंधिया बीजेपी में अपनी पैठ को मजबूत कर लेना चाहते हैं। उपचुनाव से ठीक पहले इस्तीफा देने वाले तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का शपथ ग्रहण चुनाव जीतने के बाद नहीं हुआ है। सिंधिया के जो 3 मंत्री चुनाव हारे उनको भी निगम मंडल में एडजस्ट करना है। इसको लेकर भी तरह तरह की अटकलें हैं। कयास ये लग रहे हैं कि सिंधिया बीजेपी के साथ साथ संघ के स्तर पर अपने चहेतों को एडजस्ट कराने के लिए जोर लगा रहा है और संघ के जरिए बीजेपी नेताओं पर दबाव भी बनाने की कोशिश है। सिंधिया जी के अंदर जो बीज है राष्ट्रवाद का वो हमेशा प्रस्फुटित होता रहा है। जब वे कांग्रेस में थे तब भी, चाहे 370 का विषय हो, चाहे 3 तलाक का विषय हो, चाहे राम जन्मभूमि का विषय हो, हर विषय पर उन्होंने राष्ट्रवादी पक्ष को ही सराहा, उसी का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया और लोगों को ले जाकर सरकार गिरा दी। अब आप पहुँच गए। लेकिन संघ के कार्यालय में नागपुर भी होके आए हैं, भोपाल में भी संविदा कार्यालय में गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो किसी भी दिन आपको किसी शाखा में हाफ पैंट और काली टोपी पहने हुए दिखेंगे, तब माना जाएगा कि संघ में शामिल होगा। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया के साथ ही महापौर टिकट के लिए दोनों दलों की सुगबुगाहट दोनों दलों में दिखने लगी है। 5 दशक से ग्वालियर नगर सरकार भाजपा का अभेद किला बनी है। महापौर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा का ही चुना जाता रहा है। इस बार शहर की 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा का कब्जा है और मेयर चुनाव इससे दिलचस्प हो सकता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार मेयर की सीट पर जीत दर्ज करेगी। पार्षद भी बड़ी संख्या में जीतकर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस से महापौर पद के लिए नया चेहरा सामने हो सकता है। इससे पहले महापौर का टिकट महल के खाते में रहा करता था। कांग्रेस में तय माना जा रहा है कि महापौर के लिए दिग्विजय सिंह समर्थक को ही अवसर मिल सकता है। ये विगत तकरीबन 50 वर्ष से भाजपा काबिज है नगर निगम पे और जो खस्ता हाल है वो जनता के समक्ष है। आज अगर देखें आप, आधारभूत सुविधा के लिए ग्वालियर लड़ रहा है। निश्चित रूप से यही मैंने कहा कि इस बार अधिक प्रजातांत्रिक तरीके से चुन के लोकप्रिय प्रत्याशी आएगा और मुझे लगता है उसका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। ग्वालियर की जनता जनार्दन के बीच में लोग रहते हैं और उनकी जो मन स्थिति है और उनका जो आशीर्वाद है पिछले 4.5 दशक से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के साथ चला आ रहा है, वो उनका आशीर्वाद इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। लव जिहाद को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार नए एक्ट एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 का ड्राफ्ट तकरीबन तैयार कर चुकी है। मध्य प्रदेश ये दूसरा राज्य होगा देश का जहां लव जिहाद को रोकने का अपना अलग एक्ट होगा। इसके पहले उत्तराखंड ये एक्ट बना चुका है। उत्तराखंड के अहम प्रावधानों का शासन अध्ययन कर रहा है। 1968 में बने पुराने अधिनियम को इसके बाद समाप्त किया जाएगा। जल्दी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर विधि विभाग को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी इस पर चर्चा करेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के शीत सत्र में इसको पेश किया जाना है। यदि किसी भी केस में लव जिहाद साबित हुआ तो प्रोसिक्यूशन करना है। ऐसे प्रकरणों के बारे में फैसला शासन स्तर पर यानी गृह विभाग करेगा। एक्ट के प्रमुख प्रावधान जो बनाए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अफसर दोषी हुए तो उनको भी 5 साल की सजा होगी। जो प्रमुख प्रावधान है उसके तहत
युवक युवती को साबित करना होगा कि जो उनका लव है या शादी है वो लव जिहाद नहीं है। धर्म परिवर्तन जुड़े मामले पर 1 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देना होगा। लव जिहाद सामने आने पर मददगार अगर कोई है तो वो भी बराबर का दोषी माना जाएगा। ताजा मामले में पकड़े गए तो 5 साल की सजा का प्रावधान है। नए एक्ट में फैमिली कोर्ट का प्रावधान है। विवाह हो चुका हो तो फैमिली कोर्ट को रद्द करने का अधिकार है। इंदौर में गुंडा और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। आज सुबह 3 बदमाशों के मकान जमींदोज किए गए। सबसे बड़ी कार्रवाई यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के मकान पर हुई। शहर के पॉश कॉलोनी बख्तावर रामनगर में प्यारे मियां के 2 मंजिला मकान के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान कई आपत्तिजनक सामान मिला। महंगी शराब की बोतलें मिली, हथियार मिले। प्यारे मियां ने इस घर को ऐशगाह बना रखा था। भोपाल में यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद इंदौर के चंदननगर और पलासिया थाने में भी एफआईआर की गई, जिसके बाद प्यारे मियां के मकान को सील किया गया था। अब जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर इस मकान को तोड़ा है। गुंडे और अपराधियों के विरुद्ध अतिक्रमण विरोधी मुहिम लगातार चल रही है। ऐसे सभी अपराधी जो कि लगातार इस तरह के अपराधों में रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से संपादित किया है। इसमें सारी टीमें, चाहे पुलिस की टीम हो, चाहे नगर निगम की टीम हो, चाहे प्रशासनिक टीम हो, सभी ने बड़े ही एक अच्छे तालमेल के साथ इस पूरी प्रक्रिया को किया है। तो आने वाले समय में भी ये अभियान जारी रहेगा। चंबल अंचल में सरकार की एंटी माफिया अभियान के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा जमकर फूटा, सड़कों पर आया। कांग्रेसियों ने सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुतले फूंके। 12 चौराहों पर कांग्रेसियों ने सिंधिया का पुतला जलाया है और सरकार की कार्रवाई का विरोध किया है। डबरा में भी 2 जगहों पर सिंधिया का पुतला दहन किया गया। पुलिस ने पुतला दहन को रोकने का प्रयास किया, तैयारी की, लेकिन कांग्रेसियों ने चालाकी से विधायक सुरेश राजे के नेतृत्व में सिंधिया का पुतला फूंक दिया। कांग्रेस सिंधिया पर आरोप लगा रही कि पीसीसी उपाध्यक्ष अशोक सिंह पर सिंधिया के इशारे पर ही कार्रवाई हुई। कांग्रेसियों ने सिंधिया को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बताया। वहीं एक बड़ी खबर ग्वालियर से भी मिली, जहां कांग्रेस के प्रदर्शन खत्म होने के साथ ही शाम को जिला प्रशासन ने एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह के परिजनों के मैरिज गार्डन पर निगम का बुलडोजर चला दिया है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के पास 2 दर्जन लोगों की लिस्ट है जिनके खिलाफ एंटी माफिया मुहिम की तैयारी है। कांग्रेस का आक्रोश ठंडा होने से पहले अशोक सिंह के परिजनों के खिलाफ कार्रवाई से कांग्रेस बौखलाई हुई है। लगभग 5400 वर्गफीट का अतिक्रमण में पाया गया है। शेष तो शासकीय भूमि है जिन पर शासकीय बंगले बने हुए हैं। एक हिस्सा जो इधर आ रहा था वो इस पर अतिक्रमण पाया गया, जो हटाने की कार्रवाई जारी है। सर्वे क्रमांक 1912 की ज़मीन थी, जिसका कुछ पार्ट जो 5000 वर्ग मीटर है वो पार्ट पर कंस्ट्रक्शन था, निजी कंस्ट्रक्शन अवैध। जबलपुर में एक युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 40,000 रुपए की मांग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में खुलासे के बाद भाई बहन का रिश्ता तार तार हो गया। युवती से रकम की मांग करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा भाई निकला। सोशल मीडिया पर युवती की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर रकम की मांग करने के मामले में युवती और उसके बॉयफ्रेंड ने स्टेट साइबर सेल से शिकायत की। साइबर सेल ने जांच में पाया कि आरोपी ने एक फेक फेसबुक आईडी की से धमकी दी थी और रुपयों की मांग की थी। फेसबुक से तकनीकी जानकारियां लेकर साइबर सेल ने जब जांच की तो आरोपी के मोबाइल लोकेशन का पता लगा लिया और इसके बाद साइबर सेल ने सिवनी जाकर शुभम भारद्वाज नाम के युवक को गिरफ्तार किया। ये युवक और कोई नहीं बल्कि युवती का सगा भाई निकला। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे अपनी बहन के अफेयर से ऐतराज था। उसने बहन के बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए हरकत की। सरकार अस्पतालों को एडवांस बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देती है, लेकिन अस्पताल की लापरवाही का खामियाजा हमेशा मरीज उठाते हैं। जबलपुर में भी ऐसा ही हुआ है। रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल में एक आवारा बिल्ली ने 1 दिन के नवजात मासूम पर हमला कर दिया। हमले में नवजात की दाईं आंख में चोट लगी है। पहली बार नहीं हुआ ऐसा, पहले भी बीते हफ्तों में एक बिल्ली ने बच्चे पर हमला किया था। आवारा बिल्लियों के अस्पताल परिसर में घूमने की वजह प्रबंधन इस तरफ ध्यान नहीं देता, ये बताया गया।
IBS24 ने जब इसकी रिपोर्टिंग शुरू की तो अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। प्रबंधन ने वन विभाग से संपर्क साधा। वन विभाग के कर्मी अस्पताल आए लेकिन एक भी बिल्ली को पकड़ नहीं पाए। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि बिल्लियों को पकड़ने के लिए वन विभाग और नगर निगम से संपर्क साधा जाएगा। ये अच्छे समय पे सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन अभी स्वास्थ्य को लेकर ये है कि अभी तक कोई उपचार विशेष रूप से नहीं किया जा रहा, लापरवाही बरती जा रही। मेरा निवेदन है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो और हमारी बच्ची के स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और हमें जो स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा हो सके हमारे लिए अच्छे से अच्छा करें। प्रयास यही रहता है कि ये हमारे अस्पताल में प्रवेश ना करें, पर पेशेंट के रिलेटिव वगैरह वार्ड में आते जाते रहते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं या किसी तरह का वो हो जाता है, तो कभी ये घटना हो जाती है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द इनको पकड़वा लिया जाएगा और वार्ड में हम लोग जाली के दरवाजे ऑटो क्लोजर वाले वो हमने आदेश कर दिए हैं। 15 नवंबर को इंदौर के एमवाय अस्पताल में चोरी हुआ बच्चा तो मिल गया। नवजात को सुबह करीब 7 बजे कोई अज्ञात महिला संयोगितागंज थाने के गेट पर छोड़कर गई। नवजात बरामद तो हो गया लेकिन उसे चुराने वाला आरोपी कौन थी इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चौतरफा दबाव और लगातार सर्चिंग की वजह से दबाव में आकर आरोपी ने बच्चे को वापस रख दिया, लौटा दिया, लेकिन आरोपी कौन था, किसने चुराया, किसने मदद की, ये कुछ पता नहीं चला। थाने के गेट के बाहर कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें वही अज्ञात महिला नजर आ रही है जो कि एमवाय अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी। फिलहाल बच्चे को NICU में रखा गया है। बच्चे को मां को सौंपने से पहले DNA टेस्ट करवाया जाएगा ताकि पुख्ता हो सके कि ये वही बच्चा है जो अस्पताल से चुराया गया था। आरोपी ने बच्चे को थाने के गेट के सामने छोड़ दिया आज सुबह। इसमें आरोपी के बारे में भी जो फुटेज मिले हैं उसके आधार पर पहचान की जा रही है। उसमें भी एक अज्ञात महिला दिखी है जो कि एक बिल्कुल छिप करके और उसने उस बच्चे को वहाँ रख करके भागने की कोशिश की है। तो इस पूरे मामले में आरोपी की भी पहचान की जा रही है और उम्मीद है जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। फोन आया कि सब थाने के पास कोई छोड़ गया है, तो हमने जब मैं आया तत्काल यहाँ पर देखा तो बच्चा उसी ड्रेस में था। बच्चा मिल गया है लेकिन एक बार कंफर्म करेंगे हम कि बच्चा वही है और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी जैसे स्वस्थ होगा हम उसको माँ की गोद में दे देंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रह रहे पूर्वांचल और बिहार वासियों ने छठ पर्व को धूमधाम से मनाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में हसदेव नदी समेत कई तालाबों में छठ पर्व को मनाते लोग दिखे। वहीं बिलासपुर में भी अरपा नदी के किनारे महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देती दिखाई पड़ी। रायपुर के महादेव घाट पर छठ की पूजा की गई पूरे विधि विधान के साथ। मध्य प्रदेश की कटनी, भोपाल, इंदौर में भी छठ पूजा हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के चलते लोगों से सार्वजनिक तौर पर पूजा न करने की अपील की गई थी, लेकिन प्रशासन ने तैयारी कर रखी थी। अधिकांश महिलाएं घरों की छत से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देती नजर आईं। महिलाओं ने सूप पर फल, ठेकुआ और कसार थाली में सजाकर पूजा विधि विधान से की। भगवान सूर्य की उपासना का महापर्व छठ के तीसरे दिन नदी घाट तालाब में अर्घ्य देने व्रतियों का सैलाब उमड़ता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सभी व्रतियों ने छठी मैया से अपने घर, समाज, परिवार में खुशहाली की प्रार्थना फिर की है। कोरोना काल की बंदिशों के बीच लोग पूरी श्रद्धा, भक्तिभाव और आस्था के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। हमारी सहयोगी ने जायजा लिया कैसे लोगों ने इस संक्रमण काल में छठ को मनाया। छठ सूर्य की उपासना का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व का कितना उत्साह लोगों में रहता है ये उनकी खुशी ही बताती है। आज छठ का सबसे महत्वपूर्ण दिन था और जो व्रती थी आज घाटों पर पहुंची, उन्होंने सूर्य देव को अर्घ देकर जो व्रत है, जो 36 घंटे का व्रत उन्होंने रखा है, उसके तहत उन्होंने सूर्य देव को अर्घ दिया। ये अर्घ बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ढलते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रती जो हैं कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और जो उनका 36 घंटे का व्रत है वो पूरा होगा। काफ़ी मुश्किल इस व्रत को माना जाता है क्योंकि महिलाएं जो हैं बिहारी समाज की वो बिना कुछ खाए पिए 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं और छठी माई की पूजा अर्चना करती हैं। सबसे खास बात ये रहती है कि इस पर्व में, उस उत्सव में, इस व्रत में प्रकृति की उपासना की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। इसीलिए जो डलिया यानी जो छठी माई को प्रसाद चढ़ता है उसमें भी हम देखेंगे तो हमें जो सीजनल फ्रूट है और सीजनल सब्जियां हैं, चाहे वो मूली हो, गन्ना हो, शकरकंदी हो या फिर पाइनएप्पल हो,
इस तरीके के जो सीजनल फ्रूट और सब्जियां हैं वो हमें डलिया में दिखेंगे। और सबसे जो पसंदीदा छठी माई का जो मिष्ठान है ठेकुआ, जिसे देशी घी में बनाया जाता है, वो भी यहाँ पर महिलाएं लेकर आती हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाएं यहाँ से अपनी डलिया लेकर अपने घर गई अपने परिवार के साथ, और कल सुबह की फिर से तैयारियाँ कर रही हैं ताकि वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठी माई से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने होने की मनोकामना मांगे। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। तो सबसे अनुरोध यही है कि छठ पर्व मनाएं, पूरी आस्था के साथ मनाएं, लेकिन चूंकि संक्रमण का यह दौर चल रहा है इसलिए सतर्कता से, सावधानी से, थोड़ा दूरी के साथ में ही इसको मनाएं। सभी पर कृपा छठी मैया की बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ में आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।